नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। जिस घड़ी का सभी को इंतजार था वो आ ही गया है। यानी कि जो जिस एग्जिट पोल के बारे में सभी लोग ये चर्चा कर रहे थे कि आखिर एग्जिट पोल किस प्रकार का आएगा, क्या 50-50 का रहेगा, 70-30 का रहेगा, क्या रहेगा। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोलों ने जहां जहां जिन 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं और जहां जिस प्रकार के एक प्रकार से पहले से जो लोग अनुमान लगा रहे थे, लगभग लगभग उसी प्रकार से एग्जिट पोल भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप देखिए कि तमिलनाडु में ये लगातार लग रहा था कि डीएमके को वहां पर बढ़त मिलेगी। लगभग लगभग तमाम एग्जिट पोल्स में डीएमके को बढ़त दिखाई गई है। आप केरल की अगर बात करें, केरलम की, तो वहां पर यूडीएफ को बढ़त दिखाई जा रही थी। पहले भी लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि इस बार हो ना हो यूडीएफ आ जाए, एलडीएफ को रिप्लेस करके यूडीएफ आए। वहां भी स्थिति लगभग उसी प्रकार से सभी एग्जिट पोल में है। और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग लगातार ये अनुमान लगा रहे थे कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसके अलावा असम में तो इतना तक लोग कहने लगे थे कि हो सकता है कि 100 की संख्या को भी इस बार भारतीय जनता पार्टी पार कर जाए। और लगभग लगभग सभी एग्जिट पोल में उसी प्रकार से दिखाई दे रहा। लेकिन सबकी निगाहें जो टिकी हुई थी वो बंगाल पर, यानी बंगाल में क्या होगा। क्योंकि बंगाल में खेला होवे कि ना होवे, इस पर चल रहा था कि खेला होगा कि नहीं होगा। और इस बार जो है खेला दूसरे पक्ष के लिए हो गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार, ऐसा लग रहा है, जो एग्जिट पोल के जितने भी अभी तक एग्जिट पोल आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने खेला कर दिया। यानी ममता बनर्जी इस बार पिछड़ती हुई सभी एग्जिट पोल में, एक दो को छोड़ दें तो बहुतायत जो एग्जिट पोल हैं उसमें यही है कि क्लीन मेजोरिटी यानी थंपिंग मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। हम आपको एक एक करके सभी राज्यों के बारे में भी बताएंगे। और सबसे ज्यादा जो मेरा फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा बंगाल को लेकर। क्योंकि सबकी निगाहें बंगाल पर है, इसलिए हम लोग भी बंगाल पर ज्यादातर चर्चा करेंगे। और लगातार हम लोग भी इसी ओर, हम लोगों का भी डिस्कशन होता था, तो हम लोग भी लगभग इसी ओर जा रहा था हम लोगों का डिस्कशन कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हो ना हो बंगाल में सरकार बना ले। और जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें भी लगभग लगभग यही रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी के पास चर्चा को ले जाएं उससे पहले एक बार हम अपने दर्शकों को एक बार सभी एग्जिट पोल दिखा देते हैं कि उसमें क्या क्या, कौन क्या कह रहा है। उसके बाद फिर हम उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये है सबसे पहले बंगाल का। बंगाल में देखिए कि मैट्रिक जो है वो टीएमसी को 125 से 140 और भारतीय जनता पार्टी को 146 से 161 सीट, यानी कि यहां पर भी बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करती हुई दिखाई दे रही है। चाणक्य का भी देखिए 160 से 160 के आसपास भारतीय जनता पार्टी को है। पीपुल्स पल्स में भी देखिए 95 से, ये एक जो है पीपुल्स पल्स, ये यहां पर टीएमसी को बहुमत दिखा रही है। और यहां पर 177 से 187 सीट जो है वो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को, यहां पर ममता बनर्जी के लिए ये एक खुशी का क्षण हो सकता है। इसके अलावा पोल डायरी की बात करें तो 142 से 171 भारतीय जनता पार्टी। प्रजा पोल की बात करें तो 178 से 208, यानी ये तो जबरदस्त, यानी कि डबल सेंचुरी मारने की और भारतीय जनता पार्टी। और पी मार्क की अगर बात करें तो 150 से 175। तो ये बंगाल का है। अब आपको हम एक एक करके सभी राज्यों के बारे में पहले बताते हैं, उसके बाद हम संजीव जी के पास चलेंगे। तमिलनाडु में देखें तो तमिलनाडु में भी देखिए लगभग लगभग यहां भी स्थिति जो है वो डीएमके के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहां पर भी देखिए पीपुल्स पल्स में जो है 125 से 145, मैट्रिक जो है 122 से 132। इसके अलावा जेवीसी टाइम्स नाउ ये कम है, ये यहां पर एआईडीएमके के खाते में सरकार बनाती हुई दिख रही है। इसके अलावा पी मार्क भी देखिए वो डीएमके के पक्ष में है, पीपल्स इनसाइट भी डीएमके के पक्ष में है, प्रजा पोल भी डीएमके के पक्ष में है। इसके अलावा अगर हम बात करें
असम की, तो असम में देखिए एक्सिस माय इंडिया जो है वो 88 से 100 सीट, यानी कि बहुत ज्यादा। इसके अलावा मैट्रिज की बात करें तो 85 से 95, पीपल्स पल्स की बात करें तो 68 से 72, पी मार्क की बात करें तो 82 से 94, जेवीसी 88 से 101, चाणक्य स्ट्रीट जो है इसकी भी अगर हम लोग चर्चा करें तो ये भी देखिए 88 से 98, पोल डायरी 86 से 101 और वोट वाइब 90 से 101, यानी कि लगभग लगभग सभी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार बना रही है। इसके अलावा अगर हम केरलम में देखें तो यहां भी आप देखिए, यहां पर कुछ जो है वो आप देखेंगे कि एलडीएफ के पक्ष में बहुत कम, मतलब बहुत कम क्या, एक भी ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि वो एलडीएफ को बहुमत में दिखा। यूडीएफ का आप देखिए सभी में आप आंकड़ा देखिए 70 से 80, 78 से 90, 75 से 85, 70 से 85, 71 से 92 और 72 से 82, यानी कि ये आंकड़ा जो है केरलम में भी जो है उसी प्रकार से है। इसके अलावा अगर बात करें पुडुचेरी की तो यहां भी देखिए 16 से 19 सीट एनडीए के खाते में और 10 से 12 सीट पीपुल्स पल्स ने जो सर्वे किया है उसमें, एग्जिट पोल किया उसमें 10 से 12 सीट जो है वो कांग्रेस प्लस के खाते में। इसके अलावा एक्सिस माय इंडिया की भी देखें तो 16 से 20 सीट एनडीए प्लस को और 6 से 8 सीट कांग्रेस को, और अन्य के खाते में भी 3 से 7 सीट। अब हम वापस आते हैं और आते हैं बंगाल पे, और बंगाल के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम अपने जो वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी जी, संजीव जी आपसे जानना चाहेंगे बंगाल के बारे में, चूंकि सभी लोगों को पता भी है इसलिए बंगाल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि बंगाल में जिस ओर हम लोगों का डिस्कशन जा रहा था, क्या जो एग्जिट पोल भी आए ये उसी ओर इशारा कर रहा है? नमस्कार प्रवीण जी, आपको और आपके दर्शकों को भी। देखिए ठीक है, सर्वे इस हिसाब से आ रहे हैं, लेकिन 4 तारीख का इंतजार जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों की लाइन रही है। क्योंकि बंगाल के वोटर जो हैं वोकल होके बोलते ही नहीं हैं। लगभग 60 से 70% वोटर जो हैं बिल्कुल शांत रहते, साइलेंट वोटर्स हैं। यानी आज भी जितने भी आप देखिए, जहां भी ये पूछा गया है कि आप किसको वोट दे रहे, तो किसी ने स्पष्ट रूप से बताया ही नहीं है कि किसको वो वोट दे रहे हैं, किसके खिलाफ वोट दे रहे हैं। हाँ, अगर संकेत लगाना है तो मैं इस बात से संकेत लगा सकता हूं कि अगर 100 वोटर वहां थे बूथ पर, खास करके ये साउथ बंगाल में जहां आज चुनाव हुआ या शहरी इलाकों में, उनमें लगभग 60-70% जो वोटर थे वो ये कह रहे थे कि सिक्योरिटी से वो संतुष्ट हैं। और ये सिक्योरिटी जो है ठीक है, अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। तो ये अगर इसको आप संकेतों में समझें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का विरोध कौन कर रहा है? टीएमसी और टीएमसी के लोग। तो यानी जो लोग ये कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था से वो संतुष्ट हैं, कोई बमबाजी नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो टीएमसी के खिलाफ वोट। वैसे अगर आप सारे पोल ऑफ पोल्स को एवरेज करेंगे बंगाल के मामले में तो 142 आता है टीएमसी का और 145 आता है बीजेपी का, अगर एवरेज करेंगे। हालांकि देखिए, मैं बहुत सारे पोल के बारे में तो नहीं कहूंगा, लेकिन 2-3 पोल जो है बहुत ज्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं। मैट्रिज, चाणक्य, पीपुल्स पल्स, मुझे लगता है पिछले बार भी वो धारा के विरुद्ध विपरीत गया था। यानी पिछले बार उन्होंने जीत दिखाई थी बीजेपी की बहुत ज्यादा, जबकि सारे सर्वे जीत दिखा रहे थे टीएमसी की। अब इस बार अधिकतर सर्वे जो है दिखा रहे हैं जीत बीजेपी की, तो ये पीपुल्स पल्स दिखा रहे हैं जीत टीएमसी की। तो ये चीज पीपुल्स पल्स को लेकर बोला जा सकता है। बाकी और जो है, अब ये जनमत पोल है तो ये 195 से 205 जो है टीएमसी को दे रहा है और बीजेपी को 80 से 90। देखिए, मुझे ऐसा लगता है प्रवीण जी, ये 92-93% की जो वोटिंग होती है वो बीच के सरकार के लिए नहीं होती है। बिल्कुल, ये बिहार में तो भी देखने को मिला या भारतीय जनता पार्टी आएगी, और वो भी एकदम बम्पर बहुमत के साथ आएगी, चाहे जो भी आए। जो भी आएगी बम्पर बहुमत के साथ आएगी। इसीलिए मुझे 150, 60, 146, 125 ये सब आंकड़ों पर मुझे इसलिए भरोसा नहीं होता कि ये 92-93% रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, इसमें छापा वोट नहीं हुआ है। और अगर
पुराने अनुभवों को लें, एसआईआर के बाद जब मतदान हुआ है वो बिहार में हुआ है, और बिल्कुल। बिहार में जो नतीजे आए हैं, जो जीता वो ऐसा जीता जिसका कोई इतिहास नहीं था, और जो हारा वो हम्म। ऐतिहासिक हार हुई, हिस्टोरिक डिफीट हुई। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। बीच बीच का मामला इसलिए नहीं रहेगा कि देखिए, अगर ठीक है मुस्लिम वोटर्स को भी अगर आप मान के चलें, तो चलिए हम्म। 70-75 विधानसभा सीटों पर निर्णायक हो सकते हैं, लेकिन हम्म। उसके बाद तो सारा हिंदू वोटर ही तय करेंगे बंगाल में। हम्म। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए। और मेरा ये आकलन है कि अगर जिसे भी जीत मिलेगी वो हम्म। बीच की जीत नहीं होगी, क्योंकि ये 92-93% वोटिंग का मतलब है कि 100 जो वोटर हैं उसमें 93 वोटरों ने वोट डाला है, और वो तब डाला है जब इसमें हम्म। मृत सारे हट यानी चुके कि हैं, यानी कि माइग्रेंट सारे हट गए हैं। इससे तो संजीव जी एक बात और क्लियर हो रहा है कि या तो लोग पलायन नहीं किए हैं बंगाल से, या जो पलायन किए थे वो सभी आ गए वोट डालने के लिए, चूंकि एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई थी उसके डर की वजह से कि सभी लोग वोट डालने के लिए पहुंच गए। और कई सारी रिपोर्ट भी इस प्रकार की आ रही थी कि लोग बहुत दूर दूर से अलग अलग राज्यों से वोट डालने के लिए पहुंच रहे थे बंगाल, और ट्रेन की ट्रेनें पहुंच रही थी उसमें लोग, मतलब जो भी बाहर रह रहे थे लग रहा था उनको सबको जाकर के इस बार मतदान करना ही करना है। इसलिए ये वोटिंग परसेंटेज इस प्रकार से हो गया, या फिर पलायन बिल्कुल नहीं है। नहीं, पलायन काफी ज्यादा है, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, टीएमसी और कुछ बांग्ला मीडिया या बांग्ला जो इंटेलेक्चुअल्स हैं हम्म। उनकी ये चर्चा थी, और ये चर्चा हम्म। फैली माउथ टू माउथ, और एक हम्म। दूसरे को देख सुनकर कि एसआईआर में जो वोट नहीं करेगा उसका जमीन मकान छिन जाए, हम्म। जो बाहर है उसको वोट करना है। तो अब वो बाहर से वोट करने आए, उसमें दो चीजें हैं। जो हम्म। बाहर से वोट करने आए हैं, ठीक है, हम्म। उसमें कुछ जो टीएमसी के बिल्कुल कैडर वोटर हैं उनको अगर आप छांट दीजिए, बाकी जो हम्म। बॉर्डर पर वोटर हैं, वोलेटाइल वोटर्स हैं, वो तो ये देख रहे हैं कि दूसरे राज्यों में उनको, और वो आए कहां से, वो आए हम्म। आंध्रा से जहां बीजेपी और टीडीपी की सरकार है। उसके हम्म। बाद जहां कहां से आए, गुजरात से आए, वहां बीजेपी की सरकार है। हरियाणा से गए, वहां बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल। दिल्ली से गए, बिल्कुल। वहां बीजेपी की सरकार है। तो जहां उनको रोजगार मिला हुआ है, अधिकतर वो एनडीए शासित राज्य। महाराष्ट्र से हम्म। गए, वो एनडीए शासित राज्य। तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि उनमें इस चीज का भी जरूर एक रंज होगा जो बिहार में भी होता है, हम्म। लेकिन बिहार में वो काम नहीं किया 10,000 रुपए की वजह से। महिलाओं ने हम्म। आउटराइटली जाके वोट दे दिया। हम्म। तो इनको जरूर होगा कि इस सरकार में लंबे समय से उनको पलायन करना पड़ गया, उनको घर परिवार छोड़ के बाहर जाना पड़ गया, उसका नुकसान हम्म। टीएमसी को हो सकता है। भले टीएमसी के लोगों ने अफवाह फैलाई कि एसआईआर में हम्म। सब आके वोट दो, सब आके वोट दो। तो देखते क्या होता है। और बाकी आप देखिए कि नॉर्थ बंगाल, जो इधर वाला इलाका था, यानी हावड़ा, हम्म। हुगली, उसके बाद कोलकाता नॉर्थ, कोलकाता साउथ, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, वर्धमान, इन सब में बिल्कुल। बहुत ज्यादा मतदान हुआ है। ये सब 65% से ज्यादा नहीं होता था मतदान प्रवीण जी, और वो नहीं, अच्छा 92 के ये आसपास। बताइए, इसमें जो लगातार जिस प्रकार से झड़प की भी खबरें आई, या और भी जिस प्रकार से घटनाएं घटी खास करके पूरे चुनाव के दौरान, आपको लगता है कि अगर केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर मुस्तैद नहीं रहता तो क्या इस प्रकार से इलेक्शन हो पाता क्या? और ये जो वोटिंग परसेंटेज 93-92% के आसपास वोट हो रहा है, ये हो पाता क्या? नहीं, वोटर टर्नआउट तो हमेशा ज्यादा होता था बंगाल में। हम्म। अगर आप इसको ऐसे देखिएगा तो 10% के आसपास वोट कटा है, हम्म। और 83% के आसपास वोटिंग होती थी, 82-83% के आसपास। हाँ, हम्म। तो अगर आप देखिएगा तो एवरेज वो 93 हो ही जाएगा अगर वो एब्सेंट हम्म। वोटर को भी काउंट करो। लेकिन दिक्कत टीएमसी के लिए दिक्कत क्या है कि ये 27-28 लाख जो मृत लोग थे, जिसकी वोटर आईडी टीएमसी के नेताओं के पास होती थी, हम्म। वो जाके वोट डलवा देते थे अपना। वो हम्म। सारे मृत लोग उस दिन जिंदा होकर टीएमसी को वोट डालते। प्रवासी जो लोग थे,
उनके वोटर आईडी से भी वोट डाला करते थे, छापा वोट जिसको कहते हैं। एक और बंगाल में परंपरा है, वो सीपीएम के दौर से ही है। वो ना एक थैला भेजते हैं, थैले में कफन होता है, खास करके हिंदू वोटरों के घरों में अगरबत्ती होती और कुछ सामग्री होती है पूजा की। और पता है वो क्या होता है कि अगर हमें वोट नहीं करोगे तो तुम्हारे अंतिम क्रिया का सामान है, ये कफन है। आप सोचिए क्या दूसरे राज्यों में ऐसा होता है? नहीं होता। तो बंगाल ने इतिहास रचा है, अब वो जिसके पक्ष में भी जाए, लेकिन इतना तो तय है कि आज भी नॉर्थ बंगाल के जितने भी बूथ थे वहां लोग ये जरूर कह रहे थे कि 50-50% का मुकाबला है, 50-50% का। और अधिकतर लोग मुक्त कंठ से पैरामिलिट्री फोर्सेस। आपने संजीव जी कहा कि ये बीच बीच का नहीं रहेगा, यानी कि 145, 146 या 150 या बहुमत के आसपास, या तो बहुमत से 2 सीट कम या बहुमत से 2 सीट ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। होगा तो आर या पार, यानी कि या तो वो 180 प्लस हो या फिर 80 प्लस हो, ये दो ही आंकड़ा होगा ना, या तो 80 प्लस या 180 प्लस। नहीं देखिए, उसमें टीएमसी के लिए एक प्लस पॉइंट ये होता है कि लगभग 80 से 100 सीटों पर तो मुस्लिम वोटर तय करते हैं नतीजे। और अगर ग्रामीण इलाकों को लगा लें उसमें, तो आप देखिए कि टीएमसी की अगर जीत होगी तो 200 प्लस की होगी या 180, 190 प्लस की होगी। बीजेपी की अगर जीत होगी तो वो 160, 165 इतने तक ही बीजेपी का जाएगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अभी भी जो ये 1500 रुपए, ये लक्की भंडार, ये सब योजना डायरेक्ट महिलाओं के खाते में जा रहे, पहले 1000 जाते थे, फिर 1500 जा रहे, तो उन सब का इम्पैक्ट तो जरूर है, उसको हम लोग आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन योजनाओं का बिहार में भी असर पड़ा है। हाँ, अगर बाकी राज्यों में असर पड़ा है तो बंगाल उससे अछूता तो है नहीं कि बंगाल कोई मानचित्र पर कोई अलग सा राज्य है जिससे जो उस सबसे उस योजना से अलग है, उसका असर तो बंगाल में भी देखने को मिलेगा, ये आप सही कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है संजीव जी कि आप ये बताइए कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, योगी आदित्यनाथ हों या गृह मंत्री अमित शाह हों, सभी ने एक प्रकार से बंगाल की जनता को ये एश्योर किया कि आप भयमुक्त होकर मतदान करने निकलिए। क्या इसका भी असर कुछ हुआ क्या, और लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने के लिए निकले? देखिए, बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, भले वो बोले, लेकिन 21 में उन्होंने अपने समर्थकों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया था। 21 के चुनाव से पहले, चुनाव के बीच, चुनाव के बाद जो वायलेंस हुआ, प्री पोल वायलेंस, पोल के दौरान वायलेंस और पोस्ट पोल वायलेंस, 24 में भी यही हुआ। तीनों चरणों में प्री पोल वायलेंस, इलेक्शन के दिन वाला वायलेंस और पोस्ट पोल वायलेंस, बीजेपी ने आला कमान बैठी रही दिल्ली में। लेकिन इस बार ये क्रेडिट इलेक्शन कमीशन को जाता है। लिप सर्विसिंग चाहे जो कर ले बीजेपी का आला कमान, बड़ी बड़ी बातें बोल ले, लेकिन जब बीजेपी के समर्थकों पर हमला होता था तो ये लोग दिल्ली में बैठे ही रहते थे। और ये बीजेपी के समर्थकों की शिकायत भी थी, क्योंकि देखिए टीएमसी का आप समझिए स्ट्रक्चर क्या है। जो उनके जो क्लब वाले लोग हैं वो मनी से भी बंधे हुए और पावर से ही बंधे हुए हैं, यानी उनको एक फिक्स अमाउंट जाता है हर महीने, उसके बाद जो वसूली जो करते वो उनका एक्स्ट्रा हो जाता है। और जो सिस्टम में रहने की वजह से उनके पास जो पावर है, यानी जो लोगों का काम करवाना, ये सब बातें हैं उनकी, तो आप समझिए कि वो बिल्कुल कमिटेड होके जाके काम करते टीएमसी के लिए। लेकिन इस बार जो उसमें अपराधी एलिमेंट थे वो सब बिलबिला के हट गए, भाग गए, या उनकी आज भी दो चार जगह ही पिटाई हुई है बहुत बुरे तरीके से उनकी, और वो सब शांत हो गए। लेकिन इसके बावजूद आज देखिए बहुत सारे ऐसे बूथ थे जहां बीजेपी के सिंबल के आगे टेप लगा दिया गया था। ये कौन थे? जो सरकारी एम्प्लॉय थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल बंगाल पर लेंगे, उसके बाद थोड़ा आसाम पर भी चलेंगे। आज एक बयान डेरेक ओब्रायन का आया कि अगर 4 मई को भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती है तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, यानी पद त्याग कर देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इसको देखने के बाद डेरेक ओब्रायन को कि मन में क्या चल रहा होगा? अब उनको क्या लग रहा होगा कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो फिर वो तो पद नहीं ही त्याग करेंगे, इधर कितने लोगों को अपना रास्ता त्याग करना पड़ जाएगा?
तो ममता बनर्जी लंबे समय तक सीपीएम से लोहा लेती रही और हारती भी रही। तो जब जब हम्म। पहले टीएमसी 2011 से पहले हारती थी, तो क्या ममता बनर्जी संन्यास ले लेती थी राजनीति से? राजनीति चुनाव में हार जीत लगा हुआ रहता है। हम्म। 77 से अगर 10 सीटें भी बीजेपी बढ़ाएगी तो बीजेपी की सफलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतनी ही सीटें आएंगी, लेकिन मेरा ये आकलन है कि डेरेक ओब्रायन ये सब उनकी हताशा बताती है। इस तरह का बयान हम्म। फ्रस्ट्रेशन बताता है कि कोई, अब वो अभिषेक बनर्जी कह रहा है कि 4 मई को जो है आके लड़ लो हमसे। तो ये हम्म। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा प्रयोग ना करें तो बेहतर है। केंद्र सरकार अगर पूरी फोर्स अपनी लगा देगी चुनाव के बाद, हम्म। तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी एक भी बीजेपी समर्थक का बाल बाका नहीं कर सकते। लेकिन जरूरत है कि इनको भी प्रोएक्टिव होकर अपने समर्थकों के लिए खड़े होने का। दूसरी बात, एक बात बंगाल पे कह दूं कि अगर बीजेपी जीतेगी बंगाल, तो वो हम्म। 150, 155, 160 तक, ठीक है 170 तक भी जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन इससे हम्म। ऊपर मुझे लगता है जाए तो वाकई में हैरानी होगी, क्योंकि आप लगभग लगा लो 60, 70, 100 सीटों पर मुस्लिम प्रभाव है। हालांकि अगर पूरी तरह से हिंदू पोलराइज हो जाए, पूरी हम्म। तरह से हिंदू बनाम मुस्लिम का जो इलेक्शन हो जाता ये, तो बीजेपी हम्म। 200 प्लस पार कर जाती। लेकिन वैसा हुआ नहीं है, क्योंकि जो महिलाएं हैं उसमें हम्म। अभी भी, चाहे नॉर्थ बंगाल की शहरी महिलाएं हो, या आप देखिए साउथ बंगाल की शहरी महिलाएं हो, या फिर हम्म। दूसरे क्षेत्र की ग्रामीण महिलाएं हो, उनमें थोड़ा बहुत, चूंकि वो लक्की भंडार और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेके थोड़ा बहुत ममता बनर्जी के प्रति आकर्षण है। दूसरी बात यह है कि चूंकि शी इज बांग्ला स्पीकिंग, तो स्वाभाविक हम्म। है कि वो लैंग्वेज का जो कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट बाहर के लोगों का तो नहीं होगा। लेकिन ये जरूर रखिए कि शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन किया, और आप उनका बिल्कुल। साल 2 साल से देखिए, जिस तरह से वो हर जगह गए जहां बीजेपी के समर्थकों पर हमला हुआ, हिंदुओं पर हमला बिल्कुल। हुआ, तो शुभेंदु अधिकारी के इर्द गिर्द ये इलेक्शन लड़ा गया। वैसे भी बीजेपी के जो दिल्ली वाले नेता थे जितने भी, उन्होंने ममता बनर्जी पर डायरेक्ट ना अटैक करके टीएमसी पर अटैक किया, तो एक टोन डाउन किया अपना। इसलिए इस बार हम्म। आपने नहीं सुना होगा दीदी ओ दीदी, ये सब कुछ नहीं सुना हम्म। होगा। ममता बनर्जी को उन्होंने अटैक ही नहीं किया टीएमसी एक आध के। जगह सुनने को मिला, लेकिन उसको लोग इग्नोर कर सकते हैं। अब आते हैं असम पर। असम में संजीव जी, हम लोगों की चर्चा ये हो रही थी और लगातार हम लोगों ने इस पर कई डिबेट किया कि असम में भारतीय जनता पार्टी लगभग लगभग जीत तय है भारतीय जनता पार्टी की। क्या आपको लगता है कि जो पवन खेरा ने जो आरोप लगाया उसका कोई असर नहीं हुआ? बेसिर पैर का आरोप था, और उस आरोप के बाद अब पवन खेरा ही एक तो उनके ऊपर ही कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस आरोप के बाद भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा मजबूती हो गई, और ये जो अभी जो एग्जिट पोल है वो तो लगभग उसी ओर इशारा कर रहा है। ये देखिए, कांग्रेस को थोड़ी गंभीरता से राजनीति करनी चाहिए। हम्म। मुझे लग रहा है 7-8 साल हुआ होगा हिमंत बिस्वा शर्मा का, मुश्किल से 10, 8, 9 साल हुआ होगा बीजेपी में। उससे पहले तो वो कांग्रेस के प्रोडक्ट है। बिल्कुल। तो पवन खेड़ा क्या कहना चाहते हैं कि वो अपने राजनीतिक जीवन का 80% समय हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस में दिया, और वो इतने हम्म। तरह के उन पे गंभीर आरोप थे, तो कांग्रेस उनका माला जप रही थी बिठा के। हम्म। कांग्रेस ने उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया। वो सेकेंड इन कमांड थे उस समय गोगोई साहब के। हम्म। तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते कांग्रेस के नेता, ये बोल के। दूसरी बात, देखिए, गौरव गोगोई पर जो आरोप लगा रहे थे वो चुनाव हम्म। के समय नहीं लगा रहे थे, उससे बहुत पहले से लगा रहे थे, हम्म। बहुत पहले से लगा रहे थे। हिमंता की और बीजेपी के नेता की ये पाकिस्तान गए, इनकी वाइफ भी पाकिस्तान गई, और बाद में वो तस्वीरों के साथ वो चीजें जारी हुई, और बाद में गौरव गोगोई ने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन उन्होंने बोला कि एनजीओ के काम के तहत पाकिस्तान गए। तो ये चीज आप देखिए, एक तो मान लो अच्छा, कोई भी पाकिस्तान गया, और वो इसी पर संजीव जी, एक उदाहरण अभी खास करके सुधांशु त्रिवेदी का बहुत जबरदस्त याद आ गया। सुधांशु त्रिवेदी एक चैनल पे डिबेट में बैठे हुए थे, और यही राघव चड्ढा वाला प्रकरण चल रहा था। उसमें आम आदमी पार्टी ने कहा कि इनके यहाँ जो भी जाते हैं वो सर्फ जाकर के वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं।
उस पर उनका बेहतरीन तर्क था, और इस तर्क से कम सभी विपक्षी दल को यह सोचना चाहिए कि इस तरह का आरोप ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने कहा, सुधांशु त्रिवेदी ने, कि इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि आपके पास जो है वो सब कूड़ा कचरा है जो यहां आकर के धुल के साफ हो रहे हैं, यानी आपके पास सारे करप्ट लोग आपके पास है, ये तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना इसका मतलब। तो यही स्थिति पवन खेरा के साथ हो गई कि उससे पहले तक आप में थे, अगर खास करके हिमंता बिस्व शर्मा, तो आप उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो आप उनके ऊपर सारे आरोप मर दिए। हाँ, वही मैंने बोला। दूसरी बात ये देखिए क्या है कि गौरव गोगोई ने ये नकारा नहीं कि वो पाकिस्तान उनकी पत्नी नहीं गई या वो नहीं गए। बिल्कुल। फिर एम्बेसी में गए पाकिस्तान, भारत में जो एम्बेसी है पाकिस्तान की, वहां गए, वो भी नहीं नकारा। तो ये संवेदनशील मामला है, क्योंकि मान लीजिए कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है और उसकी वाइफ आके भारत में एनजीओ में काम करेगी, तो क्यों करेगी? आखिर क्यों कोई एनजीओ है जिसमें कांग्रेस के इतने बड़े नेता की पत्नी आखिर क्या काम करने जाएगी पाकिस्तान के एनजीओ में? क्या भारत में एनजीओ की कमी है? यहीं काम करो भाई, बिल्कुल यहीं काम करो, क्या दिक्कत है? तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने तो चर्चा में बोला ही था कि एक तो असम में हिमंता बिस्व शर्मा की लोकप्रियता, दूसरी बात है कि असम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ वो डबल इंजन की सरकार में, जो नॉर्थ ईस्ट का एक कंपोजिट डेवलपमेंट हुआ, वैसा काम हुआ नहीं था कांग्रेस के समय। तीसरी बात क्या है कि परिसीमन डिलिमिटेशन ने भी वहां ऐसी स्थितियां बना दी हैं कि अब मुस्लिम निर्णायक फैक्टर नहीं रहे, और स्पेशल रिवीजन वहां हुआ तो बहुत सारे जो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं वो उनको पलायन भी करना पड़ा है। वो भाग के पश्चिम बंगाल आए, लेकिन वहां भी उनका एसआईआर में नाम तो जुड़ा नहीं पश्चिम बंगाल में। तो वो वोटर्स जो फेक वोटर्स थे वो भी कट गए, और मुस्लिम प्रभाव जो था वो 31 से 21 सीटों पर आ गया, लगभग 20-21 सीटों पर आ गया। और मुस्लिम वोट बट भी रहे हैं, एआईयूडीएफ में भी बट रहा है और आप कांग्रेस में भी बट रहा है। और कांग्रेस का जो अलायंस है वो कमजोर है, जो राइजोर दल के साथ है उनका, और एक और पार्टियों के साथ थोड़ा बहुत। हाँ, तो वो कोई ऐसा प्रभावशाली दल नहीं। दूसरा, चाहे आप अपर असम लो, लोअर असम लो, चाहे बराक वैली लो, या बोडो जो बोडोलैंड जो उनका वो है टेरिटोरियल अलग से उनका बना हुआ है बीटैड, तो वहां अच्छा प्रभाव जो है बीजेपी और उनके सहयोगियों का है। तो ये बात है। और हिमंता बिस्व शर्मा की लोकप्रियता जो है खास करके महिला वोटरों में बहुत ज्यादा है। तो ये तो हम शुरू से कह रहे थे कि 100 के आसपास चली जाएगी एनडीए। सवाल बस एक ही है वहां, क्या बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल करती है नहीं? असम में ये सवाल है। कांग्रेस क्या करेगी वो गॉड नोज, सब जानते हैं, कांग्रेस वाले भी जानते हैं। चलिए संजय जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। अब तो आज एग्जिट पोल भी आ ही गए हैं। अब इसके बाद 4 तारीख को नतीजे आएंगे और उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन कहां सत्ता में कौन सी पार्टी आ रही है। तो आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।